चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? देखिए कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तब कहलाता है जब एक रियल नंबर t, ध्यान से सुनिए, एक रियल नंबर t इस तरीके से एग्जिस्ट करता हो, t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, मतलब t 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई रियल नंबर t इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए, रियल नंबर समझते हैं ना, ये 0 के बाद जितने भी नंबर इधर आएंगे उसको हम रियल नंबर t ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। हालांकि लेफ्ट में भी रियल नंबर आते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात करी जा रही? ग्रेटर देन 0 की, यानी कि जो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे इस नंबर लाइन पे। ओके, तो कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तब कहलाता है जब एक t जो कि रियल नंबर हो इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो t ग्रेटर देन 0 हो, साथ में ध्यान से सुनिए, साथ में कुछ ऐसा हो जाता हो, यानी कि f ऑफ x प्लस टी हो जाता हो f ऑफ x। अब इसका क्या मतलब? f ऑफ x प्लस टी हो जाता हो f ऑफ x के इक्वल। इसका क्या मतलब है? देखिए f क्या है? कोई फंक्शन है, तो मैंने कोई फंक्शन लिया यहाँ पे, ऑब्वियसली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया साइन। ओके, साइन। अब ये जो t है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 2n पाई, ओके, प्लस x की जगह मैं लिख रहा हूँ थीटा। थोड़ा सा देखिए, t यहाँ बाद में लिखा है, यहाँ मैंने पहले, ये t जैसा बिहेव करेगा, x प्लस टी बोलो या t प्लस एक्स बोलो, बात क्या है? सेम। और थीटा कैसा काम करेगा? x जैसा। अब कल आपने पढ़ा था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, याद है? 2n पाई, यानी कि थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, पहले हमने n का वैल्यू 1 रखा था, याद है? n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 2 पाई चलोगे और प्लस उसमें थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना, वापस वहीं आ जाते थे। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। अब साइन 2n पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, कल ये हमने देखा था। n का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, बस n किसको बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर को, यानी कि n होना चाहिए आपका 1, n होना चाहिए आपका 2, n होना चाहिए आपका 3 एंड सो ऑन 2। तो देखिए मैं आपको रख के दिखाता हूँ। अगर मैं n1 रखूँ तो हो जाएगा मेरा साइन 2 1 2, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी कि लौट के आप क्या करोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ये एक चक्कर लगाया 2 पाई का और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौट के आ गए, तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पे साइन 2n का वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 पाई, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा। अब चलिए ये क्या कहता है? कहता है कि 2 पाई का चक्कर लगाओ कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया 2 पाई एक बार, 2 पाई 2 बार और प्लस थीटा, थीटा और चलो तो वापस वहीं आ जाओगे। इसका मतलब फिर से क्या आएगा? साइन थीटा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि साइन एक कैसा फंक्शन है? साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों भाई? ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, 4 पाई के बाद रिपीट करता है। अगर n में 3 रख दूं, 2 3 जा 6, n अगर मैं 3 रख दूं तो 2 इंटू 3 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा वापस। क्यों? क्योंकि 3 पाई के कितने चक्कर लगाए जाएंगे? सॉरी, ये आप इसको ऐसे लिखिए, n का वैल्यू 3 लो, 3 को पहले लिख दो और 2 पाई को बाद में लिख दो, 3 इंटू 2 पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई के कितने चक्कर लगेंगे? 3, 1 2 3 और वापस वहीं प्लस थीटा करोगे तो। ठीक है, इसका मतलब साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, वो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, वो अपनी वैल्यू कैसे रिपीट करता है? चाहे 2 पाई इंटरवल के बाद करता है, चाहे 4 पाई के बाद भी करता है। ये देखो 2 पाई और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे भी करेगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, वापस वहीं पे आ जाएगा ना। ये 6 पाई तो 6 पाई प्लस थीटा भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस डेफिनेशन में वापस आते हैं। इसमें हमको बोला जाता है इफ t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, इफ t is the smallest positive real number, if t is the smallest positive real number such that f of
x प्लस टी या f ऑफ x प्लस टी या f ऑफ t प्लस x, बात सेम है, इज इक्वल्स टू f ऑफ x, देन t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ऑफ x. t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ऑफ x. सुनिए क्या बोला जाता है, कहता है अगर t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि भाई अगर 2n पाई t जैसा बिहेव कर रहा है तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर कब होगा, इसकी वैल्यू इसका स्मॉल होना या इसके बड़े होने को डिसाइड कौन करता है, तो आंसर है n डिसाइड करता है. n मिनिमम क्या ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, है ना. तो t का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ क्या पॉसिबल है, 2 पाई. 2 पाई यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर. तो यहां पे t किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई. यानी कि साइन पीरियोडिक फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होता है, फंडामेंटल पीरियड होने का बाद मतलब है कितने एंगल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, कितने मिनिमम कितने एंगल के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है. तो आंसर है 2 पाई रेडियन के बाद साइन अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करता है. ये देखिए जब 2 पाई चल जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करता है. ओके, तो यहां पे 2 पाई कहलाएगा साइन का पीरियड आप बोल दो या फंडामेंटल पीरियड बोल दो. वैसे तो इसके बहुत सारे पीरियड हैं, ठीक है, बट हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में, आप बात कर लीजिए या मैथमेटिक्स में, आप बात करोगे हमेशा फंडामेंटल पीरियड में. मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि मिनिमम कितने इंटरवल में, अब वो कोई भी इंटरवल हो सकता है, वो एंगल का इंटरवल हो सकता है, वो टाइम का इंटरवल हो सकता है. ओके, तो कितने पीरियड में वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा. ओके, तो इस तरीके से. अब यहाँ पे मैं आपको कॉस का एग्जाम्पल भी लेके दिखाता हूँ. ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस 2n पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा. अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये जो है t क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, अब ये 2 पाई क्या कहलाएगा, कॉस का इंटरवल. कॉस भी 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करता है. अब आइए कुछ फंक्शंस, कुछ क्या सारे जो 6 के 6 फंक्शंस पढ़े हैं उनके हम पीरियड लिख के देखें. ओके, 2 चीजें आपने कल और पढ़ी थी, उसे भी यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं. इसको शायद जब हम ग्राफ वाला अभी आगे करेंगे तो हम शायद इस टॉपिक को फिर से वहां रिवाइज करें. अभी तो हम ग्राफ पे नहीं पहुंचे हैं, जब हम ग्राफ करेंगे तो हम देखेंगे. ओके, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं फंक्शंस, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, और यहां हम लिख रहे हैं उनके फंडामेंटल पीरियड्स, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, बात करते हैं साइन की, फिर बात करते हैं कॉस की, फिर बात करते हैं टैन की, फिर बात करते हैं कॉसेक की, फिर बात करते हैं सेक की, और लास्ट में बात करते हैं कॉट की. ओके, ये आप टेबल नोट कर लीजिएगा. देखिए साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या था, अभी आपने निकाला 2 पाई था. 2 पाई के बाद वो रिपीट करता है, मिनिमम रिपीट तो 4 पाई के बाद भी करेगा, बट 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड. मतलब वो t का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ये है ना, साइन 2n पाई प्लस थीटा. ये t जैसा बिहेव करेगा, ये x जैसा, और आ क्या जाएगा, साइन थीटा. यानी कि आ क्या जाएगा, f ऑफ x, क्योंकि थीटा कैसा बिहेव कर रहा है, x जैसा. ओके, अगर ये मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर कब होता है, जब n1 होता है, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि t क्या हो गया आपका, 2 पाई. ओके, क्योंकि हम लोग किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं. कॉस में भी आपने देखा 2 पाई होता है. सुनिए, अगर साइन में 2 पाई होता है ना, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसका भी पीरियड कितना आएगा, 2 पाई. ओके, और कॉस का अगर 2 पाई आता है तो उसका रेसिप्रोकल का भी कितना आएगा, 2 पाई. अब सुनिए टैन की बात करते हैं. टैन में मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने कल देखा था टैन पाई प्लस थीटा, इसको याद रखिएगा, ये सब अभी ग्राफ में काम आएगा. ठीक है, टैन पाई प्लस थीटा क्या होता था, टैन थीटा. याद है आपको क्या करते थे, टैन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताइए, थर्ड.
यहाँ तक हो गया पाई, पाई प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, यानी कि टैन पाई प्लस थीटा क्या होता था, टैन थीटा, और कॉट पाई प्लस थीटा भी क्या होता था, कॉट थीटा। पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता था, मैंने आपको बताया था। ओके, अब सुनिए, यानी कि टैन और कॉट का ये टी जैसा बिहेव करेगा, ये फंडामेंटल पीरियड है ना, और ये कैसा बिहेव करेगा, एक्स जैसा। ये टी जैसा बिहेव करेगा, ये एक्स जैसा। यानी कि टैन और कॉट का पीरियड क्या है, कितने पीरियड पे वो रिपीट करते हैं, तो आंसर है पाई पीरियड पे। ओके, तो इनका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, दोनों का हो जाएगा पाई रेडियन। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको लर्न होना चाहिए मेन टेबल। ओके, इसमें बस आपको ध्यान रखना है टैन और कॉट, बस बाकी सब तो 2 पाई, बाकी सबका पीरियड तो क्या होता है 2 पाई, बस थोड़ा सा अंतर है किसमें, टैन में और कॉट में। अब बात करते हैं हम इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। हालांकि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आप रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इवन फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शंस का डेफिनेशन ये है कि कोई फंक्शन f ऑफ एक्स, अ फंक्शन f ऑफ एक्स इज say to be इवन फंक्शन if, अब ध्यान दीजिएगा, if f of minus x is equals to f of x। देखिए कितना बढ़िया, अगर मैं उस फंक्शन में वेरिएबल का नेगेटिव रखूं और आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव, आंसर वही फंक्शन दोबारा आपको मिल जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखिए, कल आपको मैंने 2 चीजें बताई थी, याद होगा, बताइए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा, याद आया है ना। जब एंगल का नेगेटिव करके उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, तो केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे थे जिनका आंसर पॉजिटिव आता था, और वो थे आपके सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, यानी कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वापस वैसा ही आ जाता है। अभी देखिए, मैं इसको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहीं पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि भाई f ऑफ x है आपका, थीटा की जगह मैं x भी तो ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, थीटा की जगह मैं x भी तो ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ बोला आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक x एंगल जैसा काम कर रहा है। मैंने बोला कि बताओ ये इवन है कि ऑड है, तो आप फटाक से करोगे, बोलोगे f ऑफ माइनस x हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f ऑफ माइनस। ध्यान से सुनिए, f क्या है, कोई फंक्शन, और यहाँ वो फंक्शन कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सेक। किस वेरिएबल पे है वो फंक्शन, x पे। किस वेरिएबल पे है वो फंक्शन, x पे। ओके, अब सुनिए ध्यान से, तो f ऑफ माइनस एक्स मैंने निकाला, सेक जहां जहां x है, ध्यान से सुनिए, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां माइनस x रखिए। अब सुनिए, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सेक x होता है। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x पहले ही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, सेक x। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स यदि आपका f ऑफ x आ जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ओके, और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर, हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री से बाहर जा रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो f ऑफ, हाँ ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई कोई फंक्शन है x स्क्वायर है, कोई फंक्शन है x स्क्वायर है, तो बताइए मुझे इवन है कि ऑड है। तो वैसे तो अभी इवन के एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो आपने क्या कहा, आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो जहां जहां x है
फंक्शन में वहाँ माइनस एक्स रखो, स्क्वायर लगा है लगा देंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स जो कि प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली स्क्वायर लगा है तो किसी भी नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि वापस आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, यानी कि ये जो दिया था और इसी तरीके से अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स दिया हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है, जो कि इक्वल होता है कॉस एक्स के। तो यानी कि ये कॉस एक्स जो हो गया, ये सेक एक्स जो हो गया, ये एक्स स्क्वायर जो हो गया, ये सभी क्या है, इवन फंक्शंस है। तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन याद रख लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए अगर फंक्शन इवन है तो। और सॉल्व कैसे करते हैं इसको, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस एक्स, और देखेंगे क्या वापस से वही फंक्शन आता है। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ डेफिनेशंस का नोट कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा आ जाए। अब सुनिए, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी odd function if f of minus x is equals to minus of fx। ओके, एक पहले हम आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने दिया है, बोला है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हाँ, तो ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखूंगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखूंगा, क्यूब लगा दूंगा। अब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, पावर कैसी है, ऑड है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में करके चेक कर लो, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब ध्यान से सुनिए, इस माइनस को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो लिखा है ये क्या है भाई, ये तो एफ ऑफ एक्स है, चेक करिए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन था एक्स क्यूब, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बोला गया कि हमने आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, बताइए ये इवन है कि ऑड है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम निकालेंगे तो साइन ऑफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखेंगे। साइन ऑफ माइनस एक्स कल हमने पढ़ा था माइनस साइन एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स कल हमने पढ़ा था माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, माइनस तो हम ऐसे ही लगा रहने देते हैं, और ये साइन एक्स क्या है, तो आंसर है ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है। अब आप क्या देखते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो ये साइन एक्स भी क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। अब इसको अगर मैं समराइज करूं तो आपके इवन फंक्शन होते, आपके ऑड फंक्शन, ये देखिए कल ये पढ़ा था साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स, और cos x ऑफ माइनस एक्स माइनस cosec x, और sec ऑफ माइनस एक्स sec x, और cot ऑफ माइनस एक्स माइनस cot x। यानी कि इवन की कैटेगरी में अगर मैं डालूं तो मेरे दो ही फंक्शन आते हैं, cos x इवन होता है, क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है cos x, और sec x, ये दोनों हो गए आपके इवन फंक्शन, याद कर लीजिए। और बचे हुए चारों हो गए आपके ऑड फंक्शन, यानी कि sin x cosec x tan x और cot x, ये हो गए आपके ऑड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो देखिए पिछले टॉपिक्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन कॉट, ये सब पीरियोडिक होते हैं। ओके, पीरियोडिक होते हैं यानी कि एक डेफिनेट पीरियड के बाद ही अपनी वैल्यू क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कि कॉस और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ग्राफ अभी हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इसी तरीके से
टैन और कॉट का पीरियड होता है आपका कितना, पाई होता है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, पीरियोडिक है। कैसा है ये फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है आपके पास, पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, पीरियोडिक फंक्शन है ये, और ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है टी पीरियड के बाद। ओके, यानी कि इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कितना है, कैपिटल टी है। फॉर एग्जाम्पल कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है 2 पाई। ठीक है, तो अगर आपके पास एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना होगा, साइन ए एक्स प्लस बी। कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां आपको ए एक्स प्लस बी रख देना है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस बी, इसका पीरियड क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसका पीरियड बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, अगर साइन एक्स का पीरियड कैपिटल टी था, ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। यानी कि जो भी आपके पास पीरियड गिवन है ना, उसमें आप क्या करोगे, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a, उससे डिवाइड लगा दो बस। तो साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी बाई ए हो जाएगा, यानी कि 2 पाई बाई ए हो जाएगा। ओके, अच्छा, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आगे मल्टीप्लाई होता ना, c से अगर मल्टीप्लाई भी होता आगे, ठीक है, तब भी c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ए। कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉस ओके, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया cos 3x का पीरियड बताइए मुझे, किसका, cos 3x का पीरियड बताइए मुझे। ओके, तो cos 3x का पीरियड क्या हो जाएगा, बस आप बोलोगे कि भाई cos x का पीरियड मुझे पता है, ठीक है ना, cos x का पीरियड आपको पता है कितना होता है, 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन है ना cos x, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो cos 3x का कितना होगा, कुछ नहीं करना है, बस x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दीजिए। तो cos x का पीरियड है 2 पाई और cos 3x जो फंक्शन है उसका पीरियड है 2 पाई बाई 3। इसी तरीके से cos 3x के अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता तो आपको टेंशन नहीं लेना, अभी भी इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई 3। ओके, तो इस तरीके से हम पीरियड निकालना सीखते हैं किसी नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जब आपको sin x cos x ऐसा दिया होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए कोई भी फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, इसको हम ग्राफ की हेल्प से अभी समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें साइन एक्स का ग्राफ। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ पता होने के लिए आपको क्लास 10th की ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स एंगल चल रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इसको अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, एंड इसी तरीके से आप रेडियन में इसको चेंज कर लेंगे। पीछे हमने करना सीखा है। साइन 0 होता था 0, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 होता था 1/2, 1/2 को मैंने 0.5 लिख लिया है, सॉल्व कर लिया। ओके, साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 1/√2 होता था, याद है क्लास 10th में। अब 1/√2 आप कैलकुलेटर से फटाक से सॉल्व कर लो, 0.707 आएगा। इसी तरीके से √3/2, साइन 60 कितना होता था, √3/2, 0.866, और साइन 90 कितना होता था 1। तो ये एक तो बात आपको पता होनी चाहिए साइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। उसके बाद कुछ बात आपको यहाँ पे जो हमने नोट करी है ये पता होनी चाहिए। क्या, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। ओके, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई। ओके, इसका इंटरवल क्या होगा, 0 से 2 पाई, यानी कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो 0 से लेके 2 पाई तक ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सेस पे हम 0 से 2 पाई लेंगे। ओके, क्लोज इंटरवल है यानी कि 0 इंक्लूडेड है और 2 पाई इंक्लूडेड है। अभी जब ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यानी कि साइन 0 भी डिफाइन है और साइन 2 पाई भी डिफाइन है। ओके, दो बातें आपको और पता होनी चाहिए। क्या, यहाँ पे देखिए जरा, साइन पाई माइनस एक्स, याद होगा आपको साइन एक्स होता है, और साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। इन सब बातों का यूज़ करते हुए आइए ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है,
ये हमने देखिए साइन एक्स का जब हम ड्रॉ कर लेंगे ना तो और भी जो साइन के भी फंक्शन बनेंगे उसको भी इजीली हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स डैश, ये वाई डैश है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करी थी किसकी, एम्पलीट्यूड की। अभी मैं ग्राफ में बताता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पहले डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए ये है आपका π/2, ओके। एक्स एक्सेस पे हम एंगल चला रहे हैं, ये π/2 है और π/2 का गैप लें तो शायद ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया पाई, ठीक है ना। फिर से पाई में आप π/2 ऐड कर दीजिए, पाई में आप π/2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3π/2। ये हो गया आपका क्या 3π/2। 3π/2 में आप फिर से ऐड कर दीजिए π/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4π/2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2π, ओके। तो π/2 के गैप पे ले लीजिए, ये हो गया आपका 2π, ठीक है। ये अब ध्यान से देखिए जरा, ये रहा एक्स एक्सिस का वैल्यू रेडियंस में π/6, π/4, π/3, π/2, और ये रहा वाई एक्सिस का वैल्यू, यानी कि वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं 0, 0.5, 0.707, 0.866 और 1, ओके। तो देखिए जरा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, और इसी तरीके से अगर ये 1 है, ये तो आपको पता है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। ये 0 क्या है, ये 0 रेडियन है, और ये 0 क्या है वाई का वैल्यू है, मतलब ये जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है, ओके, वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब ये अगर 1 है तो यहाँ कहीं आएगा -1, ठीक है ना। देखिए 0.5 कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में, मिडिल में ही आएगा ना, हाफ है ना ये, यहाँ कहीं क्या आएगा 0.5। इसी तरीके से माइनस का 0.5 यहाँ कहीं आएगा। 0.707 को बस मैं 0.7 लिख रहा हूँ समझने के लिए, तो 0.5 यहाँ है, 0.6 यहाँ होगा, तो 0.7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं होगा आपका 0.7, उसको आप मान लीजिएगा 0.707। इसी तरीके से 0.5 यहाँ है, 0.6 यहाँ, तो 0.7 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 0.7। इसी तरीके से 0.86 को ना आप 0.8 ही लेके चलो, वैसे तो ये 0.9 होगा, चलो 0.9 ले लो, ठीक है। या 0.86 यहाँ कहीं ऐसा आएगा ना, 7 के ऊपर 0.86 यहाँ कहीं आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा 0.866 बोल दो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो अंदाजन से कर रहा हूँ बिकॉज ग्राफ तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे। -0.866, इसको हम ऐसा ही अंदाज़ा लेके थोड़ा समझ लेते हैं, ओके। और 1 तो ये रहा आपका, और ये 1 माइनस का ये रहा आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए ये 90 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 है, यानी कि π/2 है। इसको हम क्या करते हैं 90 को ना आप कैसे देखो भाई 0, ठीक है, और ये हो गया 30, और ये हो गया 60, और ये हो गया 90, ठीक है। तो 0 से लेके 90 को हमें 1, 2, 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, ठीक है। तो ये लो, ऐसा हमने इसको क्या करा, डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। ये हो गया आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि क्या π/6, तो ये हो गया आपके पास π/6, ओके। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3, ये आ गया π/3। तो आप समझ सकते होंगे यहाँ कहीं क्या आएगा आपका π/4 आएगा भाई, π/6 और π/3 के यहीं कहीं, यहाँ कहीं क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब क्या, 30 और 60 के बीच में 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा π/4 आएगा, ऐसा कुछ, ओके। और अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं π/2 से लेके पाई तक को भी 3 सेक्शंस में, ये रहा 1, 2, 3, यानी कि 30 का गैप रखना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 120 डिग्री है, कितना है 120, और ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये 120 डिग्री भाई 90 में 30 ऐड कर दो, 120 में 30 ऐड कर दो तो 150 हो जाएगा, ओके। या अगर आपको रेडियन में लिखना हो तो 120 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 120 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 6 2 और 6 3, यानी कि 2π/3 हो जाएगा। ये 120 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा
2π/3। इसी तरीके से 150 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, 150 को आप π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 3 5 3 6 5π/6, ये जो वैल्यू है रेडियन में 5π/6 है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ज़रा, 0 पे 0, यानी कि जब x का वैल्यू 0 रेडियन होगा तो y भी कितना होगा 0, तो x का वैल्यू 0 तो y भी क्या हो गया 0, ठीक है। x का वैल्यू जब π/6 होगा तो y का यानी कि sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5, तो π/6 पे कितना चढ़ना है हमको 0.6, ओके। x का वैल्यू जब π/4 होगा, x का वैल्यू जब π/4 होगा तो sin x यानी कि sin π/4 कितना होगा 0.7, ओके। तो x का वैल्यू जब π/4 होगा तो y यानी कि sin x का वैल्यू कितना जाएगा 0.7, ठीक है। π/3 यानी कि x का वैल्यू जब π/3 होगा, ठीक है, π/3 पे कितना आ जाएगा 0.86, तो ये आ गया 0.86 यहाँ कहीं, ठीक है। और π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये रहा 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसको अगर मैं मिला दूं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब ध्यान से देखिए ज़रा, मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे 120 डिग्री चाहिए, ठीक है ना, अगर मुझे 120 डिग्री चाहिए तो कैसे मिलेगा 120 डिग्री। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ sin पाई माइनस, या मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ तो ईजी लगेगा आपको। sin 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूँ, ठीक मैंने बोला, sin 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूँ तो भाई sin 120 ही तो है ये, लेकिन आपको पता है कि sin 180 को आप पाई लिख सकते हो, माइनस 60 को आप क्या लिख सकते हो, 60 को लिख सकते हो आप π/3, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला आपको पता है, sin पाई माइनस एक्स क्या होता है sin x, यानी कि sin पाई माइनस ये x की जगह क्या आ जाएगा π/3, ये हो गया, यानी कि। और अगर आप ध्यान से देखें तो भाई यही क्या है 3π माइनस पाई 2π/3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 2π/3, यानी कि यही क्या है आपका sin 120 डिग्री है, यानी कि sin 120 डिग्री की वैल्यू कुछ और नहीं होती है बल्कि क्या होती है sin π/3 यानी कि sin 60 के इक्वल होती है, यानी कि 2π/3 पे ग्राफ फिर से चढ़ेगा sin π/3 की तरह, ठीक है ना। तो sin π/3 की वैल्यू क्या होती थी 0.86, ठीक है ना। तो यहाँ पे गए हम और फिर हमने सर्च किया 0.86, ठीक है ना। इसी तरीके से sin 150, ठीक है ना, तो sin 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sin 180 माइनस 30, और अभी आपको पता है इसको आप लिख सकते हो sin पाई माइनस 30 को आप क्या लिख सकते हो π/6, sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स क्या होता है sin x होता है, यानी कि sin π/6 हो जाएगा, यानी कि sin 150 की वैल्यू कुछ 150 का मतलब 5π/6 का वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि sin π/6 के इक्वल है। अब sin π/6 क्या है आपका 0.5, तो ये वैल्यू चढ़ेगी कहाँ तक 150 पे क्या हो जाएगा 0.5, ये आ गया 0.5, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है, ये हो गया, ओके। और अब sin पाई अगर आपको निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं sin पाई माइनस 0 रेडियन, sin पाई माइनस एक्स क्या होता है sin x ही तो होता है, sin 0 हो जाएगा, यानी कि जो sin पाई है वो sin 0 के क्या है इक्वल है, ओके। तो sin पाई का जो वैल्यू होगा वो sin 0 के इक्वल होगा, तो sin 0 क्या है, sin 0 क्या है 0 ही तो है, तो पाई पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0। तो ये गया ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो, ठीक है ना। ये प्लॉट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक बार जब प्लॉट हो जाएगा तो आप इसको स्मूथली कर सकते हैं, बार बार हम इतना लंबा इसको नहीं खींच के दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, बात ये है कि अगर देखिए ये पाई है यानी कि 180 डिग्री है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 30 डिग्री ऐड करूं तो यहाँ पहुँच जाऊँगा 210 पे, और फिर से अगर मैं इसमें 30 डिग्री
ऐड करूँ, ठीक है ना। ये कितना है आपका 3π/2 का क्या मतलब होता है, 3π/2 का क्या मतलब होता है, इसको आप क्या करो 3π/2 को आप क्या करो 180/π से क्या करो मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो गया आपका 270 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 210 और 210 के बाद ये हो गया आपका 240 और ये हो जाएगा आपका 270, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि साइन 210 को आप कैसे लिखोगे बताओ, इसको आप लिखोगे साइन 180 + 30, ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है ना। यानी कि साइन 180 का मतलब पाई प्लस 30 का मतलब क्या होता है, 30 का मतलब होता है π/6, ठीक है। तो साइन पाई प्लस π/6 क्या होता है आपका, माइनस साइन π/6 होता है आपका, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन पाई प्लस π/6 माइनस साइन π/6 होगा, यानी कि माइनस साइन π/6 माइनस, और साइन π/6 कितना होता है चेक करिए, साइन π/6 होता है 0.5, साइन π/6 क्या होता है 0.5, यानी कि साइन 210 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आएगी तो 0.5 लेकिन नेगेटिव, यानी कि साइन 210 को आप रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.5 लेकिन कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये रहा नेगेटिव का 0.5, ये यहाँ, ठीक। ये ग्राफ ऐसे चलेगा, देखते हैं। साइन 240 को कैसे सॉल्व करोगे, 180 में क्या ऐड करोगे आप 60, यानी कि क्या ऐड करोगे π/3, साइन पाई प्लस π/3 माइनस साइन π/3, यानी कि, और साइन π/3 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है आपका 0.866, ओके। तो साइन 240 की वैल्यू क्या आ गई -0.866, तो साइन 240 को आप रेडियन में चेंज कर लेना, कितना आ जाएगा -0.866, ये यहाँ कहीं ऐसा, ठीक। अब साइन 3π/2 यानी कि साइन 270 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 270 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 90, ठीक है ना। क्यों, 0 + 0 0, ठीक है 270, ओके। यानी कि साइन पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा माइनस साइन π/2, यानी कि माइनस तो ऐसे ही रहेगा, साइन π/2 क्या होता है 1, तो साइन 270 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1, ठीक है ना। तो साइन 270 यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आएगी -1, ये। अब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब 270 में आप क्या ऐड कर दो, 270 में आप क्या ऐड कर दो, आप 30 ऐड कर दो, ये आप पहुंच जाओगे 300 पे, 300 को आप रेडियन में चेंज करना, इसमें 30 ऐड कर दो, आप पहुंच जाओगे 330 पे, और 330 में ऐड कर दो तो 360 पे पहुंच जाओगे, 360 का मतलब क्या 2π रेडियन। साइन 300 कैसे निकलेगा, ठीक है, साइन 300 कैसे निकलेगा, साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस, यहाँ पे आप क्या करोगे 120, ओके। और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस 120 का मतलब क्या होगा 2π/3, ठीक है। यह आप सीधे सीधे कर सकते हो ना, साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, यानी कि माइनस साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा 120, यानी कि साइन वैल्यू तो 120 डिग्री वाली चलेगी लेकिन कैसी माइनस की, ओके। तो 120 पे वैल्यू कितना लिया था उसने 0.866 माइनस का 0.866 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 300 पे वैल्यू कितना आएगा माइनस का 0.866, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। साइन 330 चलो कर लेते हैं, साइन 330 कितनी वैल्यू लेगा 120 प्लस 150, यानी कि साइन माइनस साइन 150 ने कितनी वैल्यू ली थी 0.5 ली थी, ओके। तो -0.5 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा -0.5, ठीक।
और लास्ट में साइन 2 पाई को आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो साइन पाई प्लस पाई, यानी कि साइन पाई प्लस पाई क्या होगा, माइनस साइन पाई, यानी कि माइनस का साइन पाई क्या था, 0, माइनस का 0 का मतलब 0, यानी कि साइन 2 पाई भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया, ऐसा कुछ ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने एक पीरियड क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। एक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई, ये एक पीरियड हो गया पूरा। ठीक है, तो साइन क्या पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। अब इसको पीरियड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ तो बोर्ड में जगह नहीं है। इस पीरियड के बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा, यानी कि ये ऐसा फिर से ऐसा चलेगा। ओके, जैसा ये पैटर्न बना है ऐसे ही क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। इसलिए इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, और ग्राफ हमेशा केवल एक सिंगल पीरियड के लिए ही बनाया जाता है। ओके, और हमने यहाँ पे बात करी थी आपसे कि इंटरवल क्या होगा साइन का, 0 से 2 पाई। ओके, यानी ग्राफ आपको 0 से लेके 2 पाई ड्रॉ करना है, यानी कि साइन 0 पे क्या वैल्यू डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। साइन 0 पे साइन की वैल्यू क्या है, मतलब x = 0 पे, x = 0 रेडियन पे साइन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और x = 2 पाई पे भी साइन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, ये कहीं पे भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आ रहा था, और ना तो 0 पे आ रहा था ना तो 2 पाई पे, इसलिए 0 और 2 पाई क्या है, इंक्लूडेड है, इसको इंक्लूड किया है हमने। ओके, ये क्लोज इंटरवल है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, हमने आपसे बात करी थी। ओके, तो एम्पलीट्यूड में हमने आपको बोला था कि कोई भी फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड। ओके, तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर रहा है, +1, और यहाँ कितनी अटेन कर रहा है, -1। ओके, तो 1 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। 1 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। ओके, बस -1 जब आप बोलोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन वाले एम्पलीट्यूड को बताएगा, +1 बोलोगे जो आप तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाले एम्पलीट्यूड को वो बताएगा। ओके, इस तरीके से +1 या -1 आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड है। आप चेक करिए 1 से ज़्यादा इस ग्राफ में साइन कभी भी वैल्यू नहीं लेता है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा साइन x का ये ग्राफ है। ठीक है ना, ओके। बनाने की कोशिश करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y = cos x। cos x का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए cos x का ग्राफ हम 4 पार्ट्स में करेंगे। पहले एक काम करते हैं, हम बनाते हैं 0 से π/2। इसके बाद, इसके पहले एक खास बात ध्यान रखें कि cos x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई। इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, तो इस cos की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक क्लोज इंटरवल में डिफाइन होती है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 0 से लेके π/2 के बीच में। अब देखिए cos 0 कितना होता है, 1। ठीक है ना, तो cos 0 रेडियन पे वैल्यू कितना आएगा, 1। फिर cos π/6 यानी कि cos 30 डिग्री पे कितना आएगा, 0.86। अच्छा, अब π/6 कहाँ मिलेगा, ये अगर π/2 है, ठीक है ना, ये अगर π/2 है तो ये क्या होगा, π/4 होगा, और यानी कि 45, और यहाँ कहीं क्या होगा, π/6 होगा। ठीक है ना, तो π/6 पे वैल्यू कितना आएगा, 0.86, तो ये आ गया 0.86। ठीक है, इसी तरीके से cos π/4 पे वैल्यू कितना आएगा, 1/√2 यानी कि 0.707। तो π/4 पे कितना आ गया वैल्यू, 0.707। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, π/3। ओके, π/3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है ना, तो π/3 60 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा 90 से पहले। ठीक है ना, तो π/3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0.5, ये आ गया आपका 0.5। ठीक है ना, और π/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0, ये आ गया 0। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया, ऐसे एक कर्व है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला हमें पता है, cos π - x = -cos x। ओके, यानी कि cos π π/3 माइनस cos π/3 होना चाहिए। ठीक है ना,
अच्छा पाई माइनस पाई बाई 3 का क्या मतलब होगा, कॉस पाई का मतलब तो 180 होता है ना, माइनस पाई बाई 3 मतलब 60, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू की बात वो कर रहा है। तो 120 कहाँ आएगा, पाई बाई 2 से आगे कहीं आएगा, यहाँ कहीं है ना। 120 का क्या मतलब होता है, इसको आप सॉल्व कर लो, 3 पाई माइनस पाई, यानी कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस कॉस पाई बाई 3 के। और कॉस पाई बाई 3 कितना होता था, चेक करिए, कॉस पाई बाई 3 0.5 होता था, यानी कि 0.5 लेना है, लेकिन कैसा, नेगेटिव का। तो कॉस 2 पाई बाई 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पाई बाई 3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना भाई। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री ना, यहाँ कहीं आएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कॉस कितनी ले लेगा, माइनस का 0.5, ठीक है। तो एक पॉइंट ये मिला। अब हम लेते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ओके। कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस कॉस पाई बाई 4 होगा, ठीक है ना, माइनस कॉस पाई बाई 4 होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई पाई में से 180, यही तो इसका मतलब है, 180 में से क्या माइनस कर दो, 45, तो कितना आएगा 135, लेकिन ये होगा कॉस माइनस कॉस 45 के इक्वल, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हो, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, यानी कि ये वैल्यू किसकी एक्चुअल में, ये कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू है, यानी कि किसकी वैल्यू है 180 माइनस 45, यानी कि किसकी वैल्यू है 180 माइनस 45 करो 135 की वैल्यू है। तो कॉस 135 या कॉस 3 पाई बाई 4 जो बोलना है आप बोल लीजिए, की वैल्यू कॉस पाई बाई 4 के इक्वली होती है, लेकिन नेगेटिव होती है, ओके। तो 3 पाई बाई 4 यानी कि 135 यहाँ कहीं आएगा, 135, ठीक है ना। ये 3 पाई बाई 4 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे कॉस वैल्यू ले लेगा नेगेटिव की माइनस की 45 या माइनस की पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, चेक करिए, माइनस 0.7, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस 0.7। 2 पाई बाई 3 पे थोड़ा मेरा ठीक नहीं आया था, 2 पाई बाई 3 पे माइनस का 0.5 लिया है ना उसने, ये 2 पाई बाई 3 पे माइनस का 0.5 लेगा ना, पाई बाई 3 वाला वैल्यू है, ठीक है। और 3 पाई बाई 4 पे कितना लेगा, माइनस का 0.707, ये यहाँ कहीं आएगा, इसके सामने ही आ रहा है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, ये ऐसा, ठीक, ये हो गया। अब करते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, ओके। यानी कि कॉस ये हो गया 180 माइनस पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है 30, यानी कि कॉस एक तरीके से कॉस 150 निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ क्या आ जाएगा माइनस कॉस 30 के इक्वल, यहाँ पे बोलो तो माइनस कॉस पाई बाई 6 के। तो कॉस 150 कहाँ आएगा, 135 के थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी माइनस कॉस पाई बाई 6 के इक्वल, यानी कि माइनस 0.86। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए माइनस 0.86 इसी के सामने, ठीक। इसी तरीके से कॉस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई को आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस 0, कॉस पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0, ओके, मतलब कि माइनस का 1, ठीक। तो ये आ जाएगी वैल्यू पाई पे कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो अब ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ठीक। अब आप पाई प्लस के लिए बनाओ, ठीक है, जैसे पाई माइनस के लिए बनाया है वैसे आप पाई प्लस के लिए बनाओ। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि cos पाई प्लस एक्स भी क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ cos पाई प्लस लेटस से 0.86 कहाँ आता है, पाई बाई 6 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, ओके। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉस ये 180 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री है, यानी कि कॉस 210 की वैल्यू क्या होगी माइनस का कॉस पाई बाई 6 मतलब 30, यानी कि माइनस का 0.86, ओके। तो और ये कितना है 210, यानी कि कॉस 210 यानी कि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6,
210 बोलो या 7π/6 बोलो, तो cos 7π/6 या cos 210 की वैल्यू कितनी होती है? -0.86। तो ये फिर से ग्राफ ऐसा चढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, फिर से -0.86 आएगा। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप खुद करिए, ठीक है। फिर आएगा -0.707, फिर आएगा आपका -0.5, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3π/2 पे फिर से 0 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। cos π प्लस π/2 माइनस cos π/2, ठीक है ना। cos π प्लस π/2 का क्या मतलब होता है? माइनस cos π/2, इसका मतलब क्या है? 2π प्लस π, यानी कि cos 3π/2 माइनस cos π/2 क्या होता है? 0। माइनस का 0 का मतलब 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ये ऐसे, ठीक। अब आप करोगे 2π cos 2π माइनस x क्या होता है? cos x होता है, ठीक है ना। तो जब आप करोगे cos 2π माइनस π/3, तो आपको मिलेगा cos π/3। 2π माइनस π/3 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 2π मतलब 360 माइनस π/3 मतलब 60, यानी कि cos 300 की वैल्यू, cos 300 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos π/3 के इक्वल। cos π/3 का क्या मतलब है? 0.5, यानी कि cos 300 यानी cos 2π माइनस π/3, ओके। तो 300 यहाँ कहीं आएगा और वैल्यू कितनी लेगा? 0.5। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आगे कर लीजिएगा खुद। फिर अगली वैल्यू आएगी 0.707, फिर अगली आएगी 0.86, फिर अगली आएगी 1। तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो कॉस का ग्राफ ऐसे करके आता है। यहाँ पे मैं फिर से कर दे रहा हूँ, यहाँ आएगा आपका π/2, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा आपका पाई, यहाँ कहीं आएगा आपका 3π/2 और यहाँ कहीं आएगा आपका 2π, ठीक। तो पहले ये +1 है और ये इधर -1 है, ये ऐसे करके आता है, ठीक है। पाई पे ये -1 हो जाता है, 3π/2 पे 0 हो जाता है और 2π पे फिर से क्या हो जाता है? 1। अब इसके बाद फिर से क्या करेगा? ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस का ग्राफ ड्रॉ हम करते हैं, ठीक है। अब 7th में ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, हम नेक्स्ट ग्राफ करेंगे y = tan x, बट उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ y = sin x एंड y = cos x। देखिए डोमेन और रेंज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक और कॉट, सबके याद होना बहुत ज़रूरी। तो अभी हमने दो ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, y = sin x और y = cos x, ओके। तो इसका डोमेन और रेंज हम लर्न कर लेते हैं, ओके, ग्राफ को देखते हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये sin x का ग्राफ है, y = sin x का ग्राफ है, जिसका कि पीरियड कितना होता है? 2π। ये 2π के बाद देखिए अपने आप को रिपीट करेगा। इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए 2π और फिर से 2π के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसी तरीके से ये cos x का ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है, इसका भी पीरियड कितना होता है? 2π। ये देखिए ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ, ये ठीक, ये पॉजिटिव x में, और इसी तरीके से ये नेगेटिव x में एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 2π इसका क्या है? पीरियड है। फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में भी फिर से अपने आप को रिपीट करेगा एंड सो ऑन टू, ठीक। तो खास बात यहाँ पर ये है, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है, ठीक है, एक रियल नंबर लाइन है। ये क्या है? रियल एक्स एक्सेस वाली रियल नंबर लाइन है, ओके। और यहाँ पे जो भी एंगल्स लिखे हुए हैं रेडियन में, भाई पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है, तो ये एक तरीके का नंबर ही तो होगा, है ना। मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है। फॉर एग्जांपल कि ये पाई है, तो ये क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ? 3.14, क्या? रेडियन। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं इसमें कि आप ग्राफ ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कहीं तक भी बढ़ाते जाइए, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कहीं तक भी बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो अगर आप x का कोई भी वैल्यू चूज करोगे, x का आप ये वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है? π/2 है। π/2 का क्या मतलब होता है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो आप x का कोई भी वैल्यू लीजिए, इवन आप x = 0 लेते हो तो साइन का वैल्यू कितना आता है? 0, ओके। आप x का कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, तो आपको कभी भी साइन के ग्राफ में या कॉस के ग्राफ में नॉट डिफाइंड वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप x का कोई भी वैल्यू लो, ग्राफ वैल्यू लेता ही लेता है,
मैक्सिमम वो +1 लेता है और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वो -1 लेता है, यानी कि +1 और -1 के बीच में वैल्यू हमेशा ग्राफ की रहती है, साइन की भी और कॉस की भी। कभी भी ग्राफ नॉट डिफाइंड वैल्यू को नहीं लेता है, ठीक है। तो अगर सीधे शब्दों में हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो डोमेन क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल में टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज, और हमने बात करी है यहाँ पे, एक्चुअल में इसको बॉक्स में क्लोज कर दो, ये अलग बात है। डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ हमने लिखा हुआ है डोमेन, डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, देखिए डोमेन, अगर आप वैसे तो रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, डोमेन का मतलब है ना कि ये x की कौन कौन सी वैल्यू आप उसको दे सकते हो, x की कौन कौन सी वैल्यू आप उसको दे सकते हो, या सीधे शब्दों में बोले, हालांकि ये बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं है पर फिर भी सुन लीजिए, इन फंक्शंस को क्या क्या इनपुट दे सकते हो आप, क्या क्या इनपुट दे सकते हो आप, यानी कि x का कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर है ये रियल नंबर लाइन है, इस पे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो हर एक वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो कि x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी जो मर्जी है यहाँ पे आ रहा है, 4 पाई 5 पाई, फिर आगे उसके बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे, उनको आप ले लो, ठीक है। तो ये x की हर एक वैल्यू लेने के लिए तैयार है, बशर्ते ये बात शर्त है यहाँ पे कि वो x रियल नंबर होना चाहिए, वो x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो वही हमने लिखा हुआ है, क्या, डोमेन का मतलब एक्चुअल में इनपुट, ऐसे समझ लीजिए आप, इनपुट, इनपुट मतलब x को क्या क्या वैल्यू आप दे रहे हो, ऐसे याद कर लीजिए। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड नहीं है पर फिर भी सोचिए, डोमेन का मतलब इनपुट, और रेंज का मतलब क्या आउटपुट आएंगे उसके, क्या आउटपुट आएंगे, यानी कि y का क्या वैल्यू होगा, यानी कि जब x का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो y का क्या वैल्यू होगा, वो क्या कहलाएगा उसका रेंज। तो चेक करिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या कि डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आज के बाद याद रखिएगा, साइन और cos कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एज अ इनपुट। ओके, x का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर, इस लाइन पे जितने भी रियल नंबर ये रेडियंस में पड़े हुए हैं ना, इसको आप रख सकते हो। अब बात करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, रेंज क्या आएगा। तो आपने देखा है कि sin x के ग्राफ में और cos x के ग्राफ में, ठीक है, कभी भी वो नॉट डिफाइंड वैल्यू पे नहीं जाता है, यानी कि कभी भी ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कि आंसर नॉट डिफाइंड आ जाए, ठीक है। वो हमेशा कौन, sin और cos x हमेशा +1 से लेके 1 के बीच में रहते हैं, +1 से लेके 1 के बीच में रहते हैं। जैसे कि देखिए ग्राफ ये +1 तक चढ़ गया है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे लेट अस से वैल्यू है कितनी, π/6 यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, यानी कि 0.5 ले लिया उसने। इस तरीके से यहाँ पे कोई एंगल होगा उस पर वैल्यू ये होगी, यहाँ पे कोई एंगल होगा उस पर वैल्यू इतनी होगी, यहाँ पे कोई एंगल होगा उस पर वैल्यू इतनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, उस पर वैल्यू -1 हो गई, यहाँ पे जो एंगल है उस पर वैल्यू इतनी हो गई, यहाँ पे जो एंगल है उस पर वैल्यू इतनी हो गई, एंड सो ऑन टू। आप चाहे साइन के ग्राफ में देख लीजिए, अब देखो जैसे यहाँ पे कोई एंगल है, कोई भी एंगल होगा, ऐसे इसको मिलाओगे और वाई एक्सिस पे ले जाओगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस एंगल पे ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये वाले एंगल पे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ कोई एंगल होगा, इस एंगल पे ये वैल्यू होगी, ठीक। इस एंगल पे cos 0 पे 1 होता है, आपको पता ही है, ठीक। तो कभी भी इनके आउटपुट नॉट डिफाइंड नहीं आते हैं, यानी कि इनका रेंज कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आंसर है -1 से 1 के बीच में होगा। और ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने इंटरवल क्लोज किया हुआ है। इंटरवल क्लोज करने का मतलब समझते हो आप, इंटरवल क्लोज करने का मतलब है कि -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, -1 भी आता है इनका वैल्यू और 1 भी आता है। अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे, ठीक, ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि -1 को तो नहीं लेना है, -1 से राइट चलना है 1 की तरफ, 1 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में सभी वैल्यू और 1 भी इंक्लूड होगा। अगर ऐसा होता तो -1 से 1 के बीच में सभी वैल्यू आएंगी, लेकिन -1 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा। बट आपको इस ग्राफ को देखते हुए पता है कि साइन और कॉस दोनों ही वैल्यू -1 और +1 भी लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है। ओपन का साइन नहीं लगाया, ओपन का साइन है, ठीक है। ऐसा होता है तो ओपन, और ऐसा स्क्वायर लगाएंगे तो क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 और +1 वैल्यू भी पॉसिबल है। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin x एंड cos x, तो आंसर इज ऑल द रियल नंबर। डोमेन से आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनपुट की बात करी जा रही है, यानी कि y इक्वल्स टू sin x और cos x में x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो आंसर है भाई x का कोई भी वैल्यू हो सकता है जो इस रियल नंबर पे पड़ा हुआ है, रियल नंबर लाइन पे पड़ा हुआ है। ओके, और इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, तो आप देखते हो इसका मैक्सिमम रेंज होता है +1 और -1,
नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके बीच में ही वैल्यूज रहती हैं सभी। तो आज के बाद ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, ओके। एंड रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स या कॉस एक्स है, तो y का वैल्यू हो सकता है -1 से, देखो -1 इंक्लूडेड, इक्वल का साइन लगा दिया, यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू +1, ओके। ये हो गई इसकी रेंज किसकी, y की, और y बराबर क्या है, साइन एक्स है और कॉस एक्स है, ओके। चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम tan x का ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, ओके। चलिए बनाते हैं y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ बनाने के पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई, यानी कि पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, ये रिपीट करता है, ओके। और अगर पाई इंटरवल में इसका ग्राफ बनाना है तो हम एक काम करते हैं, हम इसको बनाते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि देखो -π/2 से π/2 का लेंथ कितना है, लेंथ कैसे निकालते हो, जैसे कि मैंने बोला भाई 2 से लेके ये देखो ये कोई लाइन है ऐसे करके, मैंने बोला 2 से लेके 6 तक का लेंथ बताओ, तो आप बोलते हो बाद वाला माइनस, ये देखो 2,6 मैंने आपको दिया, मैंने कहा 2,6, 2 से 6 का लेंथ, तो कैसे करते हो, बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि 6 - 2 कितना आ जाएगा, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 4। तो उसी तरीके से -π/2 से π/2 का लेंथ क्या होगा, π/2 बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि π/2 माइनस -π/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 + π/2, यानी कि कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी कि आपको लेंथ क्या लेना है, पाई। तो वो लेंथ हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आपने देखा -π/2 से π/2 के बीच में हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम बनाएंगे 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से लेके π/2 तक जब बन जाएगा तो हम देखेंगे 0 से -π/2 तक भी बन जाएगा, कुछ रूल को हम फॉलो करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए tan 0 रेडियन पे कितना आएगा वैल्यू, 0, ओके। तो 0 पे 0, तो ये पॉइंट मिल गया 0 पे 0। उसके बाद tan 30 का मतलब क्या होता है आपका, π/6 होता है, और ये हो जाएगा π/4, ये होता है आपका π/3, और ये होता है आपका π/2, ठीक। तो π/4 पे 45, π/4 यहाँ कहीं आता है, मतलब π/4 का मतलब 45, और इस पे वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो लेट अस से ये 1 है, मान लो ये 1 है ऐसे ही, तो यहाँ कहीं 0.5 आएगा, ओके। हाँ, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है आपका 45 पे कितना हो जाता है आपका 1, ओके। 45 पे कितना हो जाता है आपका 1, ठीक है। अब tan 60 √3 का मतलब 1.732। एक काम करते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से, यहाँ हम 1 मान लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, और 1.73 यहाँ आएगा, 1.73 यहाँ आएगा। चलो फिर से करते हैं, tan 0 कितना हो जाएगा 0, फिर tan π/6 यानी कि tan 30 कहाँ आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा आपका, ये तो π/4 हो जाएगा ना ये वाला, तो tan 30 यहाँ कहीं आ रहा होगा π/6। tan 30 पे वैल्यू कितना लेगा वो 0.5 लेगा लगभग, तो ये आ गया 0.5, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ये वैल्यू आ जाएगा। π/4 पे कितना लेगा, tan π/4 पे 1 लेगा, tan π/4 पे 1 लेगा, ठीक। उसके बाद tan π/3 यानी कि tan 60 यहाँ कहीं आएगा π/3 पे कितना लेगा वो 1.732, तो 1.732 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो ग्राफ ऐसा कुछ करके जाएगा। अब खास बात ध्यान से सुनिए मेरी, tan 90 पे यानी कि π/2 पे वो वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, x इज इक्वल्स टू π/2 पे, x इज इक्वल्स टू π/2 पे, यानी कि x का वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ π/2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan π/2, यानी कि क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 जो होता है, ठीक है, उस पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यानी कि ग्राफ ऐसे बढ़ेगा तो ऊपर, लेकिन ये x इज इक्वल्स टू π/2। अच्छा एक चीज़ याद दिला दूँ, x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया रहता है तो लाइन किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के, ध्यान से सुन लीजिए।
एक्स इज इक्वल टू अगर समथिंग दिया रहता है तो लाइन किसके पैरेलल होती है, ये लाइन वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है वाई एक्सिस के। तो ये देखिए इस लाइन का नाम क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, जो कि ये देखिए वाई वाई डैश, एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया रहता है तो वो वाई के पैरेलल होती है ना, तो ये वाई के पैरेलल, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू मिल ही नहीं रही है हमको, नॉट डिफाइंड है, पता नहीं कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ, ये लाइन ऊपर चला जा रहा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमको मिलेगा tan का वैल्यू वो पता नहीं कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये हमने इसको ग्राफ को ऐसा मिलाया, ऐसा ये अब ये बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, कब तक, इन्फिनिटी तक। ध्यान से सुनिए, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे tan का वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, यानी कि पाई बाई 2 पे वैल्यू, ये ग्राफ इस लाइन को x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा, इसलिए हम इसको ऐसा बस बढ़ाते जाते हैं। ऐसी लाइंस को जिन लाइंस को ग्राफ कभी इंटरसेक्ट ना कर पाए और ग्राफ उस लाइन के साथ साथ ऐसा चलता जाए, ऐसी लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। तो यहाँ एसिम्पटोट की इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा चलता जाएगा, अगर आपको और दिखाना है, काटना नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट दिस x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हुआ। अब अगर आप ये वाले पॉइंट का यूज करें कि इफ x tan x इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, देखो ये भी एक पॉइंट है जो x tan x है, कैसे, जब x का वैल्यू पाई बाई 6 रखा, x का वैल्यू पाई बाई 6 रखा, तो tan कितना आया, 0.57। ठीक, ये वाला पॉइंट भी x tan x है, यानी कि जब x का वैल्यू पाई बाई 3 रखा, x का वैल्यू जब पाई बाई 3 रखा तो tan कितना आया, 1.73 आया। ठीक, तो x tan x, जब x tan x आता चला जा रहा है, ठीक, तो ध्यान से सुनिए, ग्राफ पे -x, -tan x भी आएगा पक्का। क्यों, क्योंकि आपको पता है कारण tan -x क्या होता है, -tan x होता है, tan -x क्या होता है, -tan x होता है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम -x रखते चले जाएं, ठीक, तो वैल्यू हमको tan x की जगह क्या मिलेगा, -tan x मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं -π/6 पे बात करूँ, -π/6 पे अगर मैं बात करूँ तो π/6 पे वैल्यू कितना आता था, 0.57, तो -π/, ये देखो जैसे कि मान लो ये है आपका क्या भाई, अगर ये +0.5 है तो नीचे क्या होगा, -0.5, अगर ये 1 है तो नीचे होगा ये -1, एक्चुअल में ये माइनस का है, -0.5 -1, अगर ये प्लस का 1.73 है तो यहाँ कहीं क्या आएगा, माइनस का 1.73, अगर ये प्लस का 2 है तो यहाँ कहीं माइनस का 2 आएगा। तो चेक कर लीजिए, -π/6 पे, यानी कि x का वैल्यू क्या रखा आपने, -π/6, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, tan -π/6 वैल्यू क्या हो जाएगा, -tan π/6, यानी कि tan π/6 तो आपको पता है कितना है, चेक करिए, -0.57, यानी कि x का वैल्यू जब नेगेटिव डायरेक्शन में π/6 रखा जाएगा, -π/6, तो वैल्यू आएगा -0.57। ठीक है, तो -π/6 रखा तो वैल्यू कितना आया, -0.57, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप वैल्यू रखेंगे कितना, π/6 की जगह अगर आप वैल्यू रखिए, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, -π/4 अगर आप रखो तो वैल्यू आएगा -tan π/4, है ना, क्योंकि tan -θ क्या होता है, -tan θ, यानी कि -1 आना चाहिए, तो -π/4 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, -π/4 यहाँ कहीं होगा, -π/4 पे वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये मिला। इसी तरीके से π/3, तो यहाँ कहीं क्या आएगा, -π/3 आएगा। ठीक है भाई, अगर इधर पॉजिटिव का π/3 है तो इधर -π/3 आएगा, -π/3 पे वैल्यू कितना होगा, -1.732, -1.73 ये। ठीक, अब -π/2 पे वैल्यू क्या होगा, tan -π/2 का क्या मतलब होगा, -tan π/2, यानी कि क्या होगा, -tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक, तो फिर से आपका x इज इक्वल टू -π/2, x इज इक्वल टू -π/2 वाली लाइन फिर से क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट, क्योंकि ग्राफ इसको कभी भी काटेगा नहीं, तो ये करके ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे करके आएगा, और ये एक्चुअल में सही नहीं आ रहा है, ये ऐसे करके आना चाहिए था। अब ग्राफ पेपर होता तब तो सही आता ना,
तो ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसा कुछ ये ग्राफ आएगा tan का। और ये ग्राफ कभी भी x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये tan का ग्राफ आ गया, tan का ग्राफ आ गया, ठीक। अब देखो ये भी इंटरवल पाई है, नेक्स्ट इंटरवल ये होगा पाई कि नहीं होगा, है ना। तो ये वाला इंटरवल भी क्या है आपका, पाई है। कैसे भाई, बाद वाला माइनस पहले वाला 3 पाई बाई 2, भाई ये लेंथ कितनी है, पाई बाई 2, यहाँ से ओरिजिन से लेके ये पाई बाई 2 है, और ये कितनी है 3 पाई बाई 2 है। तो 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा पाई। तो ये पाई इंटरवल ही तो है भाई, 3 पाई बाई 2 में से माइनस कर दो पाई बाई 2, तो पाई ही तो आएगा। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आएगा। तो ये लेंथ पाई है, यानी कि इस इंटरवल में ग्राफ फिर से क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो कुछ मत करो भैया, यहाँ से इसको पकड़ो, ऐसे उठा के यहाँ चिपका दो बस, ठीक। यानी कि ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से। बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा। ये ठीक नहीं बन पा रहा है, ये इसको काटना नहीं चाहिए एजेंटोड को, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक। बुक्स वगैरह में देख लीजिए कैसे बना हुआ है साफ साफ ये, ठीक। इस तरीके से tan के ग्राफ चलते आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी चलेगा। ये इंटरवल कितना है, ये इंटरवल कितना है, ये पाई ही तो है, क्योंकि बाद वाला माइनस पहले वाला अगर करोगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2, और माइनस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई। माइनस साइन दिखा रहा है कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये इंटरवल कितना है, पाई। तो यहाँ पे फिर से ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा। ये काटेगा नहीं एजिम्पटोट को, ये एजिम्पटोट है, ठीक। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जरा ध्यान से इसमें देखिएगा। आप एक खास बात देख रहे हो। खास बात ये है कि जब x का वैल्यू कितना होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। जब x का वैल्यू होता है 3 पाई बाई 2, तो ग्राफ कहाँ भाग जाता है, इन्फिनिटी पे, यानी कि उसका वैल्यू नहीं मिल पाता है ग्राफ का। ये देखो ना, वो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे वो डिफाइंड नहीं है, वो पता नहीं कहाँ मिलेगा उसको। इसी तरीके से x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो डिफाइंड नहीं है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वो डिफाइंड नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है वो इन्फिनिटी पे। इसको पकड़िए जरा, यहाँ पे भी देखिए x इज इक्वल टू, ये वाले ग्राफ को x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है, और यहाँ से पकड़िए इसको, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे, ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे भी प्रॉब्लम है। और चेक करिए, इस ग्राफ को चेक करिए, ये देखिए इसका ऊपर वाला छोर देखिए, ये भी x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। इसके नीचे वाला छोर देखिए, x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, ठीक। उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये हमें हेल्प करेगी डोमेन और रेंज निकालने में, ओके। तो आइए जरा बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, और प्लीज़ इसको कॉपी में आप डोमेन और रेंज का अलग नोट्स बना के उसको आप लर्न कर लीजिए। साइन का कॉस का करा चुका हूँ, tan का करा रहा हूँ, आगे भी और कराऊंगा, कॉसेक का, सेक का और कॉट का, तो सबका आपको लर्न होना चाहिए, ओके। डोमेन आपको मैंने बताया था कि डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है। डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू होता है। तो सपोज डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan x हमको निकालना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए कि x का कौन कौन सा वैल्यू मैं ले सकता हूँ, x का कौन कौन सा वैल्यू मैं ले सकता हूँ। तो भाई देखो, आप साफ साफ देख रहे हो। आप बोलोगे कि भाई मैंने बोला आपसे भाई x इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, 0 को। मैंने बोला भाई मैं पाई बाई 6 ले सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हो, ग्राफ कुछ ना कुछ वैल्यू अप्रोच कर रहा है। मैंने बोला ये पाई बाई 6 से पाई बाई 4 के बीच में कोई एंगल आ रहा है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, आपने बोला ले सकते हो कि वैल्यू इतना हो जाएगा। मैंने बोला यहाँ कोई एंगल आ रहा है उसको ले सकते हो, आपने बोला ले सकते हो, ग्राफ का वैल्यू आ रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई वैल्यू आ रहा है उसको मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ग्राफ का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा वाई एक्सेस पे। लेकिन खास बात है कि पाई बाई 2 जैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया क्या मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले सकता हूँ, आप मना कर दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ग्राफ कहाँ मीट करेगा इस एसिम्पटोट को नहीं पता था। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो वो डिफाइंड नहीं है,
ठीक, इसी तरीके से x इक्वल टू 3π/2 पे वो डिफाइंड नहीं है, इसी तरीके से x इक्वल टू -π/2 पे डिफाइंड नहीं है ग्राफ, इसी तरीके से x इक्वल टू -3π/2 पे नहीं डिफाइंड है। यहाँ पे चेक करिए, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो, तो x बिलोंग्स टू, ये इनपुट दे रहे हैं हम, x मतलब इनपुट दे रहे हैं यानी कि डोमेन निकाल रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि x इक्वल नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 2n+1, ये 2n+1 की कहानी तो याद है ना, ये ऑड नंबर को दिखाने का तरीका है, ऑड नंबर को दिखाने का तरीका है। x इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 2n+1 π/2 के, यानी कि x π/2 के ऑड मल्टीपल्स के, आई रिपीट, कॉपी में नोट भी कर सकते हो, x π/2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान से सुन लीजिए, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो इंटीजर क्या क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, देखिए मैंने इंटीजर तो आपको पता है ना, प्लस और माइनस में, अरे भाई 0 1 2 3 -1 माइनस, है ना, तो सपोज n इज इक्वल टू, मैंने क्या क्या हो सकता है, n क्या क्या, n इंटीजर है ना भाई, तो इंटीजर क्या हो सकता है, 0 1 2 -1 -2, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं -1 -2 -3 -4 3 4, ये सब इंटीजर है। अब चेक करो जरा, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आप ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले में अगर आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0, x इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट कर दो इसमें, ठीक है, तो x डज नॉट इक्वल्स टू, x कह रहा हूँ, सॉरी, n का वैल्यू, अगर आप, ये n की वैल्यू चल रही है, इंटीजर चाहिए मैंने, ठीक है, अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो 2 × 0 0 +1 1 एंड 0 पुट किया भैया, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये 0 0 +1 1 1 × π/2, तो x क्या नहीं होना चाहिए, π/2, ठीक बात करी उसने, क्या कि x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2 के, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो भैया मैंने एक इंटीजर सेलेक्ट कर लिया, n का वैल्यू 0, तो x किसके इक्वल आ रहा था, π/2 के, जो कि इक्वल नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए आप चेक कर लीजिए, ये देखिए x इज इक्वल टू π/2 पे ग्राफ क्या करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसी तरीके से आप कोई और वैल्यू ले लीजिए, लेट अस से आपने ले लिया n का वैल्यू, आपने ले लिया कितना, n का वैल्यू ले लिया आपने +1, ठीक है, तो लो +1 n का वैल्यू, 2 × 1 +1 कितना आ जाएगा, ये 2 1 = 2 +1 3π/2, और x 3π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए, ठीक, क्यों, क्योंकि 3π/2 पे वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरीके से आप और भी चेक कर लीजिए, लेट अस से -2 लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, -2 लेता हूँ, तो x डज नॉट इक्वल्स टू, n का वैल्यू -2 लो, ठीक, तो 2 × -2 -4 +1 -3 π/2 नहीं होना चाहिए x का वैल्यू, क्यों, -3π/2 पे क्या होता है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ओके। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि आप इस x एक्सिस पे x का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये भी नहीं ले सकते हो, ये भी नहीं ले सकते हो, ओहो सॉरी, ये क्या कर दिया, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये भी नहीं ले सकते हो, ये भी नहीं ले सकते हो, ठीक, तो ये यानी कि क्या नहीं ले सकते हो, इस फॉर्मूले वाले वैल्यू को नहीं ले सकते हो, किसको, x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आप नहीं ले सकते हो, जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है, ओके। अच्छा, अब रेंज क्या है, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, यानी कि tan का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, तो tan का वैल्यू तो कहाँ मिलता है आपको, tan का वैल्यू तो क्या कहाँ मिलता है आपको, y एक्सिस में मिलता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या ये y एक्सिस का ये वाले वैल्यू को लेता है, बिल्कुल लेता है, क्योंकि इस एंगल पे इतना, 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 भाई एक बात बताएं, y की ये कोई वैल्यू छोड़ता ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। आप इसको जहाँ मानो वहाँ तक बढ़ा दो, जितना बड़ा ब्रह्मांड है वहाँ तक आप बढ़ा लो, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव। इसलिए हम क्या लिखते हैं, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो tan x का डोमेन देखा आपने और रेंज देखा, रेंज मतलब आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट इसमें सभी रियल्स नंबर आ जाएंगे, सभी रियल नंबर। y पे भाई ये भी तो रियल नंबर ही है ना, रियल नंबर लाइन तो ये भी तो चल रही है ना, ये भी तो रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो खासा ध्यान रखिएगा आप कि इसमें जो डोमेन है वो रियल नंबर तो होती है, लेकिन उनमें से कौन से रियल नंबर हटा देने, ये हटा देने, ये हटा देने,
ठीक। और रेंज कोई भी, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सेस डायरेक्शन में सभी वैल्यूज़ को लेगा वो, नेगेटिव वाई एक्सेस डायरेक्शन में सभी वैल्यूज़ को लेगा वो, ठीक है। तो रेंज क्या होगी आपकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो इस तरीके से आपने tan का ग्राफ देखा, इसका डोमेन और रेंज आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आगे के ग्राफ्स के बारे में, ओके। क्लास 11th में नेक्स्ट हम लेते हैं cosec x का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ, इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ओके। इससे पहले आपको पता है sin 0 0 होता है, sin π/6 1/2, sin π/4 1/√2 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से। sin π/3 कितना होता है, √3/2, sin π/2 कितना होता है 1, ओके। तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्लास 10th से, क्या कि cosec इज इक्वल्स टू 1/sin, ओके। तो अगर मेरे को cosec 0 रेडियन का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1/sin 0, यानी कि 1/sin 0 यानी कि 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है भाई, x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो 1/sin 0, sin 0 क्या होता है 0, तो cosec 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से सिंपल सा फंडा है, बस साइन की वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको cosec मिल जाएगा, है ना, सिंपल सा फंडा है। तो देखो 1/2 को रेसिप्रोकल कर दिया 2 मिल गया, 1/√2 को रेसिप्रोकल कर दिया √2 मिल गया, √3/2 को रेसिप्रोकल कर दिया 2/√3, और 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने देखी कुछ वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये रहा साइन का ग्राफ, ये जानबूझ के मैंने ऊपर लिया हुआ है। मैं कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। cosec 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। cosec π/4 क्या होता है, √2। cosec π/2 क्या होता है 1। cosec 3π/4 क्या होता है √2। क्यों, क्योंकि पीछे हम लोग ने ग्राफ किया, याद होगा आपको। sin 3π/4 कितना होता था, sin 3π/4 कितना होता था, sin 3π/4 होता था 1/√2 होता था, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो cosec 3π/4 कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे आप, √2/1 यानी कि √2, तो वहीं से मैंने इसको लिया है, ठीक। उसके बाद आपको एक खास बात याद थी, अगर आपको ध्यान हो, अगर sin n π लेते थे हम, sin n π, ठीक है, जहाँ पे n क्या होता था, इंटीजर, यानी कि n का वैल्यू आप 0 रखो, तो sin n का वैल्यू 0 रखो, 0 × π, sin 0 0, याद आया। n का वैल्यू 1 रखो, sin π भी 0 होता था, n का वैल्यू 2 रखो, sin 2π भी 0 होता था, यानी कि sin n π जब भी होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो चेक करो यहाँ पे देखिए, sin π कितना होता है 0, तो cosec क्या हो जाएगा, cosec π क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। फिर आगे एंगल की बात करते हैं, 5π/4। 5π/4 पे साइन कितना होता था, साइन 5π/4 कितना होता था, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर चुके हो, इतना कैलकुलेट कर सकते हो, हम पीछे इतना पढ़ चुके हैं। sin π/4 क्या होता है, -1/√2, ठीक। तो cosec π/4 क्या होगा, cosec π/4 नहीं, 5π/4 क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, -√2। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज ली हुई हैं, ओके। इसी तरीके से sin 3π/2 क्या होता है, -1, तो cosec 3π/2 भी क्या होगा, -1। 7π/4, sin 7π/4 क्या होता था, -1/√2, तो cosec 7π/4 क्या होगा, -1/√2 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो -√2 हो जाएगा, ठीक। sin 2π क्या होता था 0, तो cosec 2π क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से याद होगा आपको, sin -π/4 अगर मैंने निकाला था, sin -π/4 क्या होता था, -1/√2, तो cosec क्या हो जाएगा, -1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे -√2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने वैल्यूज निकाली हुई हैं, ओके। ये देखिए, जैसे कि cosec -π/2, अब सोचो sin -π/2 क्या होता था, -1 होता था, ठीक है ना। चेक करिए जरा, देखिए ये -π/2 है ना, यहाँ कहीं -π/2 पे साइन कितना वैल्यू लेता था, -1, और तो cosec कितना लेगा, वो भी -1 लेगा, ठीक। फिर sin -3π/4 पे वैल्यू कितना होता था, 1/√2, तो cosec -3π/4 पे -√2, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पे चेक करिए, sin -π क्या होता था, 0 हो जाता था, नेगेटिव डायरेक्शन में 0 हो जाता था, ठीक है। तो cosec -π क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको मैं -∞ से दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम
यहाँ पे वैल्यूज लेना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, यानी कि साइन का वैल्यू जब डिक्रीज करना शुरू करेगा तो कॉसेक क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। चेक करिए, कॉसेक जो है साइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहां से चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो π/4। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने +1 किया हुआ है, ऐसे ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये +1 है, ठीक। और ये क्या है, 0 से नीचे ये -1 है, ठीक। अभी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि √2 क्या होता है, 1.414 होता है, यानी कि 1 से बड़ा होता है, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 मुझे दिखाओ, यहाँ पे ये y एक्सिस पे √2 दिखाओ, तो आप कहाँ दिखाओगे? आप बोलोगे भाई यहाँ कहीं आएगा। भाई मान लो ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ठीक। तो 1.414 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यानी कि ये रहा √2, ये रहा √2। और इसी तरीके से -√2 यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक -1 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो -√2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए, हम एक काम करते हैं, 0 वाले पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉसेक π/4। कॉसेक π/4 कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। तो कॉसेक π/4 पे पॉइंट लगाया √2, ठीक। कॉसेक π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए π/2, कॉसेक π/2 पे वैल्यू कितना चलेगा, 1, ठीक। इसी तरीके से कॉसेक 3π/4 कितना होता है, √2, और ये आ गया वापस यहाँ। देखिए कॉसेक 3π/4 कितना होता है, √2, ठीक। अब मैं अगर इसको ऐसे मिला रहा हूँ तो कुछ ऐसा करके ये आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, कॉसेक π/2 कितना होता है, कॉसेक π/2 1 होता है, तो ये रहा 1, ऐसे कुछ ऐसा करके ये ग्राफ आ रहा है, ठीक। अब खास बात सुनिए, ये ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, ये ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि कॉसेक 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ एसिम्पटोट बन जाएगा। ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को काटेगा नहीं, हाँ कहीं मिलेगा, वी डोंट नो कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक, ये ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में खास बात ये है देखने वाली, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ 1 के नीचे वाली वैल्यू को नहीं लेता है कभी भी, या तो 1 लेता है, क्योंकि π/2 पे कितना था, 1, या तो 1 लेता है, या तो 1 से बड़ी वैल्यूज लेता है। चेक करिए, 1 से बड़ी, इधर भी ये 1 से बड़ी वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है, और कब तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी ये ग्राफ जब बढ़ रहा है तो भाई ये देखो ना, ये वाली स्केल देख रहे हो ना, 1 फिर √2, यहाँ मैंने दिखा दिया जानबूझ के, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 5 6 करते करते इन्फिनिटी तक पहुँचोगे, करते करते इन्फिनिटी तक पहुँचोगे। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो इसका, इस ग्राफ का जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि y का जो वैल्यू आ रहा है, वो y का वैल्यू आप चेक करिए जरा, 1 आ रहा है कब, π/2 पे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आउटपुट मतलब रेंज, याद है ना, आउटपुट मतलब रेंज, ठीक है। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बात करा था, ठीक है। तो रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रेंज होगा वो सभी रियल नंबर होंगे। अभी केवल मैं इतनी बात करता हूँ आपसे, जितना ग्राफ ड्रॉ किया है, क्या कि y का वैल्यू यानी कॉसेक x का वैल्यू 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। देखो ना, y क्या है, कॉसेक x है ना, तो कॉसेक x का आउटपुट आप ग्राफ में देख रहे हो, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, आया है ना भाई, π/2 पे 1 आया है ना, तो 1 आ सकता है। 1 से बड़ी सभी वैल्यूज आ सकती हैं, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज आ सकती हैं, कब तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है, और अब ये और क्यों लिखा है, चलो देखते हैं और क्यों लिखा है, ठीक। मैं आउटपुट अभी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं अभी आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने भी डोमेन की बात नहीं करी, अभी डोमेन की बात करूँगा, रुक जाओ। चलो एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पाई से लेके 2π के बीच में, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए जरा, पहले हम बात करते हैं 5π/4 की। कॉसेक 5π/4 कितना होगा, कॉसेक 5π/4 होगा -√2, ठीक। तो कॉसेक 5π/4 पे वैल्यू कितना मिलेगा, -√2, यहाँ कहीं -√2, यहाँ कहीं ये पॉइंट मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से कॉसेक 3π/2 कितना होगा, -1, ठीक। तो ये रहा -1, देखो कॉसेक 3π/2 पे वैल्यू कितना होगा, -1, ठीक। तो ये रहा यहाँ पे ये रहा -1, ठीक।
फिर cosec 7π/4 पे वैल्यू कितना होता है -√2, तो फिर से पॉइंट हमको यहाँ कहीं मिल जाएगा, ये -√2 के सामने। ठीक, अब इसको मैं अगर ऐसे करके ज्वाइन करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक, ऐसे करके अगर मैं ज्वाइन करूँ और मैं अगर बात करूँ cosec पाई की, तो cosec पाई को भी आपने ऊपर भी देखा था भाई, sin पाई क्या होता है 0, तो cosec पाई क्या होगा 1/0। cosec पाई क्या होगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये जो है ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ भी एक एसिम्प्टोट बनेगा, ओके, जो कि y एक्सेस को कभी भी कट नहीं करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ऐसा कुछ। ठीक, और sin 2π क्या होता है 0, तो sin 2π अगर x का वैल्यू आप 2π लोगे तो sin 2π 0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो cosec क्या हो जाएगा 2π पे, नॉट डिफाइंड, तो ये भी इधर से एसिम्प्टोट बनाएगा। जब 2π लोगे आप तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसे। ठीक, तो आप बुक्स में देखोगे cosec का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है, एक बार ऐसे चलता है फिर ऐसे चलता है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे पहुँचोगे तो कैसे चलेगा ये ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे चलेगा दोबारा ऐसे। ठीक, ये ऐसे। ठीक, आइए यहां भी बना के देख लेते हैं। π/2 -π/2 पे -1 वैल्यू आएगी, ये रही -1। ठीक, और -π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी -√2, ये रहा ये -π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी -√2। ठीक, -3π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी -√2। ठीक, तो इसको भी ज्वाइन करोगे तो आप कुछ ऐसा होगा, और -π पे -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और 0 पे ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक, अगला ग्राफ कैसा आएगा आप समझ सकते होगे, ऐसा, फिर ऐसा, ये ऑल्टरनेट में इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो चेक कर लीजिए। ठीक, अब अगला ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो cosec का भी इंटरवल कितना है 2π, इसका cosec का भी पीरियड कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कितना है 2π, यानी कि 2π पीरियड के बाद ये अपने आपको रिपीट करता है। चेक कर लीजिए, यहाँ से चले ये 2π पीरियड आ गया। ठीक, ये ऐसा बना था, अब फिर से ये ऐसा बन रहा है, 2π पीरियड के बाद रिपीट करता है, कहीं से भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आप चाहे यहां से चेक कर लीजिए, यहां से चले, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए, ये -π से π तक कितना हो जाएगा, ये 2π ही तो है, क्योंकि π -π क्या होगा 2π, तो ये 2π के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसका पीरियड भी कितना होता है 2π। अब बात करते हैं, जब मैंने ये वाला ग्राफ बनाया तो आप ध्यान से देख रहे हो कि ये आउटपुट क्या ले रहा है, ये आउटपुट -1 तो ले रहा है। चेक करिए जरा, चाहे यहाँ से चेक कर लीजिए और चाहे ये वाले, ये आउटपुट -1 तो ले रहा है, -1 वैल्यू तो आता है। ठीक है, -1 के ऊपर नहीं आता है, यानी कि जब ऐसे करके ग्राफ बना था तो ये +1 के नीचे वाली वैल्यू को नहीं लेता था। ठीक है, +1 के नीचे वाली वैल्यू का मतलब सोचते हो 0.9 नहीं लेगा, 0.8 नहीं लेगा, 0.7 नहीं लेगा, 0 को भी नहीं लेता है, कभी भी 0 नहीं आता है। और करते 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 यहाँ पे जो वैल्यू आती होगी -1 से जस्ट पीछे वाली, ठीक है ना, ये यानी कि -0.9 को भी नहीं लेता है, -0.7 को भी नहीं लेता, -0.8 को भी नहीं लेता है। ओके, तो ये वाली वैल्यूज़ को ये नहीं लेता है। देखो इनको लेगा ये, जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ ना, +1 को लेगा ये, और ये जो मैं डार्क कर दे रहा हूँ ये लेगा, +1 से ये इन्फिनिटी तक लेगा, और इसी तरीके से -1 से लेके ये -इन्फिनिटी तक वैल्यू लेता है। ग्राफ ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि y का वैल्यू -1 के इक्वल होगा और -1 से छोटा होगा। -1 से छोटा का मतलब ये सारी वैल्यूज लेगा, केवल ये कहाँ से कहाँ तक नहीं लेगा, +1 से यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी और -1 के ये जो ऊपर ऐसे आ रही होंगी, इन वैल्यूज को ये नहीं लेगा। तो इसका आउटपुट आपने देखा, हमने क्या बोला कि इसका आउटपुट जो होगा यानी कि रेंज जो होगा वो सभी रियल्स नंबर होंगे। शर्त क्या है,
कि वो रियल नंबर 1 के इक्वल या 1 से बड़े होंगे, 1 के -1 के इक्वल या -1 से क्या होंगे, छोटे। तो ये हो गई इसकी रेंज। अब बात करते हैं डोमेन की, कि इसको आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो। देखिए बहुत ईजी है इनपुट देना। भाई देखो कौन कौन से इनपुट नहीं दे सकते हो, वो इनपुट नहीं दे सकते हो जिन जिन इनपुट पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक, कॉसेक कब नॉट डिफाइंड होगा, जब साइन 0 होता है। आई रिपीट, कॉसेक कब नॉट डिफाइंड होगा, जब साइन का वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, 0। साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, पूरा 0, तभी तो कॉसेक नॉट डिफाइंड होगा, तभी तो कॉसेक नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, और साइन 0 कब होता है, तो आंसर है साइन 0 तब होता है जब x n पाई के इक्वल होता है। चेक कर लीजिए, 1 n पाई का मतलब ना n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, देखो n का वैल्यू 0 लो, 0 पाई यानी कि 0। x जब 0 होता है तो साइन 0 होता है। n का वैल्यू 1 लो, 1 पाई यानी कि पाई। x जब पाई होता है तो साइन 0 होता है। x जब माइनस पाई होता है, n का वैल्यू -1 ले लो, आप कोई भी इंटीजर ले लो, तब साइन 0 होता है। x का वैल्यू आप n का वैल्यू 2 लो, 2 पाई पे अब 0 होता है, यानी कि 0 पे, 0 पाई पे और 0 रेडियन पे, पाई रेडियन पे, 2 पाई रेडियन पे, 3 पाई रेडियन पे, 4 पाई रेडियन पे, इसी तरीके से माइनस पाई रेडियन पे, -2 पाई रेडियन पे, -3 पाई रेडियन पे, -4 पाई रेडियन पे साइन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कॉसेक इनपुट नहीं ले सकता है, क्योंकि इस टाइम कॉसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए हमने इसके डोमेन में अगर आप चेक करें तो हमने बोला है कि डोमेन x सभी रियल नंबर हो सकते हैं, केवल क्या नहीं हो सकते हैं, n पाई नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है एंड का मतलब एज वेल एज। x सभी रियल नंबर हो सकते हैं बट x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, x n पाई नहीं हो सकते। ओके, तो ये इसका डोमेन और रेंज याद कर लीजिए ग्राफ की हेल्प से, बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, इनपुट आप क्या क्या दे सकते हो, कोई भी, ये जो रियल नंबर की लाइन ये जो पड़ी हुई है ना, जिसपे हम एंगल्स को दिखा रहे हैं पाई के टर्म्स में। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हमने पिछली क्लास में बात करी थी, तो एक रियल नंबर ही आएगा। π/4 कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, एक रियल नंबर आएगा। π/2 एक रियल नंबर आएगा। ठीक, तो आप सभी रियल नंबर ले सकते हो, केवल कौन कौन सा नहीं ले सकते हो, ये 0 नहीं ले सकते हो। ठीक, 1 पाई नहीं ले सकते हो, 2 पाई नहीं ले सकते हो, 3 पाई नहीं ले सकते हो, 4 पाई नहीं ले सकते हो, -पाई नहीं ले सकते हो, यानी कि इन जनरल फॉर्म आप n पाई नहीं ले सकते हो। उस टाइम कॉसेक क्या हो जाता है, उस टाइम कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका किसका ग्राफ, कॉसेक x का ग्राफ। ओके, इसके डोमेन और रेंज को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ग्राफ करते हैं सेक x का। देखिए इसमें हम एक कॉन्सेप्ट का बस यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह तो नहीं लेंगे। ठीक है, हमको पता है क्लास 10th में कि sec x इज इक्वल्स टू 1 cos x, है ना। sec x इज इक्वल्स टू 1 cos x। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू 1 sin x। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बस हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि भाई अगर cos का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो sec क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है sec cos के। और एक चीज़ और कि cos का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, cos x जब क्या हो जाए, 0। ठीक है, अब देखो cos x 0 कब होता है, जब x क्या क्या हो जाता है, जब x हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जब x हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने बना रखा है ये cos x का ग्राफ अभी। तो बहरहाल ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू cos x का। ठीक है ना। तो देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि आप n का वैल्यू क्या लेंगे, आप n का वैल्यू 0 1 2 3 ये सब लीजिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा, जब n का वैल्यू 0 लोगे तो याद होगा लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है ना, n का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो x आपको मिलेगा क्या, π/2। ठीक है, तो cos π/2 कितना होता है, 0। देखिए cos π/2 कितना हो गया, 0। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर आप 1 लो तो 2 1 2 + 1 3 π/2, फिर से cos 0 हो गया। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या हो जाता है, 0। तो जब x 2n + 1 π/2 रहेगा तो cos x 0 हो जाएगा, और उस टाइम sec x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना।
यानी कि अगर हम बात करें डोमेन की सेक एक्स के ग्राफ में, यहीं से आपको फॉर्मूले से ही पता चलता है कि सेक एक्स में आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो। तो आंसर आप इनपुट सब कुछ दे सकते हो, केवल आप एक्स का वो वैल्यू नहीं ले सकते हो जिस वैल्यू पे सेक नॉट डिफाइंड हो जाए। आई रिपीट, आप एक्स का वो वैल्यू नहीं ले सकते हो जिस वैल्यू पे सेक क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। तो सेक कब नॉट डिफाइंड होता है, जब कॉस 0 हो जाता है। और कॉस 0 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 2n+1 π/2 होता है। यानी कि आप सेक में क्या इनपुट नहीं दे सकते हो, आप सेक में ये इनपुट नहीं दे सकते हो। तभी हमने यहाँ पे डोमेन में लिखा हुआ है कि एक्स सभी रियल नंबर होंगे, एंड यानी कि एज वेल एज सभी रियल नंबर तो होंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर नहीं होंगे, तो आंसर है एक्स ये वाले रियल नंबर नहीं होंगे। यानी कि एक्स जो होगा वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया किसकी बात, डोमेन की। अब रेंज, आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, ठीक है ना, तो उसको तो ग्राफ प्लॉट करके ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। सेक एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ भी हम वैल्यू नहीं लेते हैं यहाँ पे, हम एक काम करते हैं बस सिंपल कि ध्यान से देखिए जरा, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। देखिए जब कॉस बढ़ता रहेगा ना तो सेक घटता रहेगा। ओके ओके, या फिर हम इसको एक काम कर लेते हैं। देखिए मैं आपको इसमें एक इंटरवल में बस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, इंटरवल तो नहीं, मैं आपको -π/2 से π/2 के बीच में इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे वैल्यू आएगा π/4, ठीक है, और यहाँ वैल्यू आएगा -π/4। ठीक है ना, बाकी सिमिलरली करके हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, π/4 और -π/4। ठीक है ना, तो cos π/4 क्या होता है, cos π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो sec π/4 क्या होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल यानी कि √2 होगा। ओके, इसी तरीके से देखिए cos -π/4 क्या होता है, देखिए cos - थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे cos π/4 यानी कि 1/√2। तो इसी तरीके से sec -π/4 की अगर हम बात करें तो sec - थीटा भी sec थीटा होता है, यानी कि sec π/4, और sec π/4 क्या होगा 1/cos π/4 यानी कि cos π/4 का रेसिप्रोकल यानी कि √2। तो आपने क्या देखा कि cos π/4 और cos -π/4 दोनों ही क्या है, √2 है। ठीक है ना, तो अगर ये +1 है तो √2 यानी कि 1.414 यहाँ कहीं आ रहा होगा, लास्ट की क्लासेस में हमने देखा है। ठीक है ना, तो देखिए -π/4 पे भी वैल्यू कितना है, √2, और π/4 पे भी वैल्यू कितना है, √2, और 0 पे cos 0 कितना होता है 1, तो sec 0 भी कितना होगा 1। ठीक है, तो sec 0 भी कितना होगा 1। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एसिम्प्टोट है ये डॉटेड लाइन, ये इस तरीके से। ठीक, और ख़ास बात क्या है यहाँ पे, ख़ास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें कि आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में अगर आ जाए, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ग्राफ कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे। ग्राफ कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके से ये आपका सेक का ग्राफ बनता है। अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए ये वैल्यू कितना है -1 है। ठीक, ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा। ठीक, तो ज़्यादा आपको ग्राफ पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा था, देखो कॉस अगर ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो देखो कॉस अपने यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका डोमेन है, ठीक है, कॉस उस डोमेन में क्या कर रहा था, पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर क्या कर रहा था, इंक्रीज। तो जब डिक्रीज कर रहा था कॉस, तो सेक क्या करेगा, इंक्रीज, और जब कॉस इंक्रीज कर रहा था तो सेक क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये कॉस ने डिक्रीज किया, ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए कॉस जब इंक्रीज करेगा सेक डिक्रीज, और कॉस जब डिक्रीज करेगा तो सेक क्या करेगा, इंक्रीज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले डोमेन में कॉस क्या कर रहा था, डिक्रीज। ठीक है ना, तो सेक क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे कॉस मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे सेक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या कर रहा है, कॉस इंक्रीज, तो यहाँ सेक क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि सेक क्या है, कॉस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, π/2 का ऑड मल्टीपल है ना, 3π/2 क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो यहाँ कॉस 0 हो जाता है तो सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। π/2 पे कॉस क्या हो जाता है, 0, तो सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ ये चलेगा। ठीक है ना, और
यहाँ पे भी इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे भी इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा यहाँ पे आपका 2 पाई। सेक एक्स का भी इंटरवल कितना होगा 2 पाई। कॉस का कितना होता था 2 पाई, यानी कॉस 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता था ना, सेक भी 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है ना। तो आपको जो खास बात ध्यान देनी वो डोमेन की देनी, कि डोमेन सभी रियल नंबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में सिमिलरली लास्ट ग्राफ की तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक में ये वाला जब हमने किया तो ग्राफ क्या क्या वैल्यू ले सकता है, +1 ले सकता है, और +1 से सभी बड़ी वैल्यूज ले सकता है इन्फिनिटी तक। ये देखो, तो हमने लिखा y क्या था, सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज ले सकता है इन्फिनिटी तक। ओके, इसी तरीके से ये वाले ग्राफ को देखो आप, ये देखिए इसने किसको अप्रोच किया हुआ है यहाँ पे, -1 को। ठीक, तो ग्राफ -1 हो सकता है और -1 से छोटा, -1 से छोटा कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपने सेक एक्स का ग्राफ देखा। ओके, क्लास 11th में देखिए नेक्स्ट ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इज टू कॉट एक्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे, अब हम कॉट एक्स का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉट एक्स का ग्राफ लेने से पहले हम एक काम करते हैं, हम tan x का ग्राफ हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। ओके, तो आपको पता है कि tan x का ये ग्राफ है, ये देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये tan x का ग्राफ है जिसका इंटरवल कितना होता है, पाई, यानी कि पीरियड कितना होता है, पाई। और हमको पता है कि cot x इज इक्वल्स टू होता है 1/tan x। ठीक है, तो cot का भी पीरियड कितना होगा, cot का भी पीरियड कितना होगा, पाई होगा। ओके, अब यहाँ पे हम इस बात का यूज़ करेंगे, अच्छा एक और चीज़ का हम यूज़ करेंगे कि cot x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cot x कब कब नॉट डिफाइंड होगा, cot x कब कब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि cot तब नॉट डिफाइंड होगा जब sin कितना हो जाएगा, 0। और sin 0 कब होता है, sin 0 होता है जब x का वैल्यू क्या होता है, n पाई के इक्वल। यानी कि यहाँ पे जो इनपुट्स होंगे, यानी कि जो डोमेन होगा cot का, वो सभी रियल नंबर आप ले सकते हो, केवल क्या नहीं ले सकते हो, n पाई। तो देखिए डोमेन में हमने लिखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एंड लगा हुआ है, एंड यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, x n पाई नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर। ओके, क्योंकि x अगर n पाई होगा, चेक कर लो, n का वैल्यू 0 रखो तो x का वैल्यू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, sin 0, sin 0 क्या होता है, 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप n का वैल्यू 1 रख लो, ठीक है ना, तो 1 पाई का मतलब पाई, sin पाई कितना होता है, 0, फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो cot क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, ये पहली बात। अब इसका रेंज क्या होगा, तो वो तो ग्राफ से पता चलेगा। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि जो आउटपुट आएगा इस ग्राफ का वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो चलिए अब इसको देखिए ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम ये वाले फिनोमेना का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉट क्या है, टैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टैन अगर इंक्रीज करेगा तो कॉट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, और टैन अगर डिक्रीज करेगा तो कॉट इंक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके का। तो ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह नहीं लेते हैं, अगर लेना हो तो आप लेके ड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो चेक करिए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये टैन का ग्राफ है, ध्यान से, ये y इज इक्वल्स टू टैन x का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए टैन का वैल्यू यहाँ 0 पे कितना है, टैन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0। ये ग्राफ जब x का वैल्यू 0 होता है तो कहाँ से कहाँ को अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक है, तो कॉट किसको अप्रोच करेगा, जब ये 0 हो जाएगा तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ ऐसे करके आएगा। अब मैं कॉट का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आया, ये ऐसे। अब देखिए tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है tan की, तो उस टाइम कॉट की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जब tan की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो कॉट की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो tan जब 0 होगा तो कॉट
सॉरी tan, ये देखिए ये tan का ग्राफ है ये वाला। tan जब नॉट डिफाइंड होगा तो कॉट क्या हो जाएगा 0। देखिए कॉट ये 0 से निकल रहा है, ठीक। अब फिर से आप चेक कर लीजिए। और एक चीज़ और देख रहे हो, ये tan का ग्राफ ऐसे करके इंक्रीज हो रहा था ना, तो ये ऐसे करके यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, देखिए, ठीक। अब ये tan का ग्राफ है ये वाला, tan पाई कितना होता है, tan पाई कितना होता है 0 होता है। तो उस टाइम जब tan 0 हो जाएगा तो कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कॉट ये देखिए नॉट डिफाइंड की तरफ चला गया, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ से फिर से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो, देखिए कॉट का ग्राफ ये 0 से पाई के इंटरवल में हमने ड्रॉ किया है, मतलब इसका पीरियड कितना है पाई। अब पाई से 2 पाई के बीच में भी पीरियड कितना है पाई है, 2 पाई माइनस पाई पाई। तो फिर से चेक करिए ये किसका ग्राफ है, tan का है, ठीक। तो tan जब 0 होता है तो कॉट क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक। ये आ रहा है और ये। अब देखिए यहाँ पे ये tan का ग्राफ था ना, tan जब इन्फिनिटी है तो कॉट कितना है 0 से गुजरेगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आगे tan का बनाया नहीं है, ठीक है। बट अब 2 पाई पे tan क्या हो जाएगा 0, तो कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये देखिए, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, tan माइनस पाई क्या होता है 0, है ना। tan माइनस पाई क्या होता है 0, तो उस टाइम कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो कॉट माइनस पाई क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक। अब देखो माइनस पाई बाई 2 पे tan क्या हो गया था इन्फिनिटी, तो कॉट क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पे चेक करो tan कितना था 0, तो कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये आ गया आपका इसका ग्राफ, कॉट का ग्राफ। इंटरवल चेक कर लीजिए 0 माइनस पाई, कितने का पीरियड क्या है इसका पाई, किसका कॉट का, ठीक। तो ये आपका है y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ, और ये भी है आपका y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे। अब खास बात सुनिए जरा इसमें, ठीक है। खास बात, दोनों को मैंने एक ग्राफ पेपर पे, मतलब एक प्लेन पे ही बना लिया, एक साथ एक ही ग्राफ पे इसलिए ड्रॉ कर लिया ताकि जो है आपको डोमेन और रेंज देखने में हेल्प हो थोड़ी, ठीक है। तो डोमेन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं रेंज पे। चेक करो y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स, देखो सभी वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू सभी लेगा, देखो 0 भी लेता है, और ये देखो वैल्यू कहाँ से चेक करोगे y एक्सेस से ना, ये 0 है, यहाँ 1 आएगा, 2 3 4 इस तरीके से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो कॉट सभी वैल्यूज ले रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी 0 भी ले रहा है, क्योंकि देखो 0 ये यहाँ पे पाई बाई 2 पे कॉट कितना है, पाई बाई 2 पे कॉट कितना है 0 है, ठीक। तो 0 भी ले रहा है और 0 से बड़ी सभी वैल्यूज ले रहा है। फिर ये नीचे उतर आ रहा है, तो ये y एक्सेस पे -1 -2 सभी -1 और -2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सबको लेगा, ठीक। तो इसका रेंज क्या होता है कॉट का, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो ये जितने भी डोमेन और रेंज बताए हुए मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट, ठीक है। इनको आप लर्न कर लीजिए, ओके। और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए ग्राफ बना के, क्योंकि क्लास 12th में ये आपको हेल्पफुल होंगे, ओके।